सभी विद्यार्थियों का एक बार इस कलाम कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर से धन्यवाद करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक टॉपिक शुरू कर रखा था और वो टॉपिक चल रहा था अपन का ग्लोब का, और इस ग्लोब में हमने कुछ अक्षांश रेखा और कुछ देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा की थी। देखिए, इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं, इसी की अपन शुरुआत करते हैं कि क्या विशेषता आपसे पूछी जा सकती है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप बने रहेंगे। यानी कल हमने शुरुआत की थी करक रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा की। देखिएगा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले यहाँ से आपके सामने देखिए ये तो स्थिति आ रही है ग्लोब की, यानी यहाँ पर आपके सामने ये तो ग्लोब का भाग है, कल हमने चर्चा की थी। और इसी ग्लोब की बात करें तो ग्लोब पर मैंने आपको 3 रेखा बताई थी। 3 रेखाओं की बात करें तो 3 रेखा आपके सामने देखिए कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए सबसे पहले रेखा की बात करें तो ये रेखा तो आपके सामने देखिए कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको नाम दिया था हमने भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें तो इसके ऊपर वाला जो भाग है, ये भाग तो आपके सामने देखिए उत्तरी गोलार्ध का भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी गोलार्ध का। और इसके नीचे वाले भाग की बात करें तो ये भाग आपके सामने देखिए कौन सा होगा, तो याद रखें दक्षिणी गोलार्ध। यानी एक भाग आपके सामने उत्तरी गोलार्ध का है तो दूसरा भाग आपके सामने दक्षिणी गोलार्ध का है। लेकिन इस 0 डिग्री से ऊपर देखिए हमने एक रेखा पढ़ी थी, और इस रेखा की बात करें तो ये रेखा आपके सामने देखिए कौन सी है, तो याद रखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस रेखा को नाम दिया गया है करक रेखा। कौन सा नाम दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है करक रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें तो इसके नीचे यहाँ पर इस दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर भी देखिए एक रेखा खींची गई है, और उस रेखा की बात करें तो उस रेखा का नाम होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा की बात करें तो इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। कौन सा कहा जाएगा? मकर रेखा। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये करक रेखा, ये भूमध्य रेखा और यहाँ पर ये मकर रेखा। इससे पहले हमने यहाँ पर 7 महाद्वीपों का विस्तार पिछले वीडियो में पढ़ा था। 5 महासागरों का विस्तार हमने इस ग्लोब पर पढ़ा था, और हमने देखिए पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि ये जो करक रेखा है, ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये रेखा आपके सामने विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। 3 महाद्वीपों की बात करें तो 3 महाद्वीपों में सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में हमने पढ़ा था यहाँ से अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में हमने यहाँ से पढ़ा था एशिया महाद्वीप। उसके बाद में देखिए यहाँ से अगर इस भूमध्य रेखा की बात करें तो ये भूमध्य रेखा देखिए विश्व में कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, तो ये भी आपके सामने 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। 3 महाद्वीपों की बात करें तो यहाँ पर तो हमने देखिए महाद्वीप पढ़ा था, इस महाद्वीप को हमने यहाँ से पढ़ा था, और इस महाद्वीप का नाम था आपके सामने देखिए दक्षिणी अमेरिका। यानी इस महाद्वीप की बात करें तो इस महाद्वीप का नाम हमने क्या दिया था, तो याद रखें दक्षिणी अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका का भाग है। उसके बाद में देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की थी, यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप की। यहाँ से आपके सामने देखिए इस वाले महाद्वीप की बात करें तो ये महाद्वीप आपके सामने देखिए कौन सा है, तो याद रखें अफ्रीका महाद्वीप। यानी इधर से आपके सामने ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग है, ये आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में देखा जी तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये एशिया महाद्वीप का भाग है। यहाँ से दोस्तों आपके सामने ये जो महाद्वीप है ये आपके सामने कौन सा है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे ये आपके सामने कौन से महाद्वीप का हिस्सा हो गया, एशिया महाद्वीप का हिस्सा हो गया।
उसके बाद में देखिए यहाँ से चर्चा करते हैं कि जब ये भूमध्य रेखा आपके सामने जब विश्व के 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और उसके बाद में एशिया, तो इस रेखा की बात करें तो ये रेखा आपके सामने 3 महाद्वीपों के कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, यदि सबसे पहले देखिए इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपके सामने एक देश है जिसका नाम है आपके सामने इक्वाडोर। कौन सा देश होगा तो आपको बताना है यहाँ से इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद में देखा जाए तो अगला देश आता है आपके सामने कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद में देखा जाए तो अगला देश आपके सामने कौन सा आता है तो याद रखेंगे ब्राज़ील। तो यहाँ से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देखिए 3 देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसमें आपका इक्वाडोर भी होगा, कोलंबिया भी होगा और ब्राज़ील भी होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, और इस अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से ये भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ से देखिए आपके सामने वो कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे एक देश का नाम है जिसका नाम है गैबॉन। कौन सा देश है यहाँ पर गैबॉन। गैबॉन के बाद में देखा जाए तो अगला देश है आपके सामने कांगो गणतंत्र, कांगो गणतंत्र। और इसी कांगो गणतंत्र की बात करें तो कांगो गणतंत्र को ही क्या कहा जाता है तो याद रखेंगे जायरे। उसके बाद में देखिए अगले देश की बात करें तो अगले देश का नाम है आपके सामने देखिए केन्या। केन्या के बाद में अगले देश की बात करें तो अगले देश का नाम है आपके सामने युगांडा, यानी केन्या के बाद में युगांडा, और युगांडा के बाद में देखा जाए तो अगला देश है आपके सामने तंजानिया। यानी यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, या विषुवत रेखा गुजरती है या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपको देश याद रखने, सबसे पहला देश है देखिए गैबॉन। गैबॉन के बाद में आता है आपके सामने कांगो गणतंत्र या जिसको जायरे कहा जाता है। उसके बाद में है आपके सामने केन्या। केन्या के बाद में देश आता है आपके सामने युगांडा, और युगांडा के बाद में देखा जाए तो कौन सा देश होगा तंजानिया। तो यहाँ पर ये सारे के सारे देश आपके अफ्रीका महाद्वीप में हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपके सामने देखा जाए तो ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इस एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप से भी आपके सामने देखिए भूमध्य रेखा है वो गुजरती है, लेकिन इस एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है आपके सामने इंडोनेशिया। कौन सा देश है यहाँ पर आपके सामने इंडोनेशिया। इस इंडोनेशिया से आपके सामने भूमध्य रेखा है वो गुजरती हैं, और यहाँ से भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के इंडोनेशिया से गुजरेगी। उसके बाद में देखिए यहाँ से देखा जी तो इस अफ्रीका महाद्वीप में देखिए यहाँ पर आपके सामने एक प्रसिद्ध झील है, और उस झील की बात करें तो उस झील का नाम है आपके सामने देखिए विक्टोरिया झील। देखिए अगर इस विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील से देखिए कौन सी रेखा गुजरती है, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आपके सामने भूमध्य रेखा या फिर कह सकते हैं आप विषुवत रेखा गुजरती है। देखिएगा यहाँ से आपसे ये कहा जाए कि ये जो विक्टोरिया झील है, इस विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। लेकिन अगर इस विक्टोरिया झील की बात करें तो ये विक्टोरिया झील आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में फैली हुई है। अगर इन 3 देशों की बात करें तो 3 देशों में आपके सामने एक देश का तो नाम है केन्या, दूसरे देश की बात करें तो दूसरे देश का नाम है आपके सामने युगांडा, और युगांडा के बाद में देखा जाए तो आपके सामने नाम आता है सोमालिया। देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए केन्या की बात करें, युगांडा की बात करें और सोमालिया की बात करें, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा अपन वापस यहाँ से चलते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप से देखिए भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, तो यहाँ पर मैंने कहा गैबोन से गुजरती है, कांगो गणतंत्र से गुजरती है, केन्या, युगांडा, और यहाँ से देखिए ये जो तंजानिया का भाग है
इस तंजानिया से ये भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इसी के पास आपके सामने एक देश होगा जिसका नाम है आपके सामने सोमालिया, ठीक है। लेकिन इस तंजानिया की बात करें तो ये केन्या, युगांडा और तंजानिया का जो भाग है, ठीक है, केन्या, युगांडा और तंजानिया की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने देखिए झील आती है। कौन सी आती है? तो याद रखेंगे यहाँ पर केन्या, युगांडा और तंजानिया, इन 3 देशों की बात करें तो यहाँ पर ये विक्टोरिया झील आती है। लेकिन इस विक्टोरिया झील का हिस्सा है केन्या में, युगांडा में और तंजानिया में। लेकिन केन्या और युगांडा से तो देखिए ये यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन जो तंजानिया देश है वहाँ से ये भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने एक हिस्सा आता है किसका? सोमालिया का। तो सोमालिया से ये रेखा यहाँ से गुजरती, लेकिन तंजानिया से नहीं गुजरती। लेकिन जब विक्टोरिया झील की बात आती है, जब विक्टोरिया झील की बात आती है तो विक्टोरिया झील से ये भूमध्य रेखा गुजरती है। लेकिन विक्टोरिया झील आपके सामने 3 देशों के सीमा पर है और 3 देशों में केन्या, युगांडा और तंजानिया का भाग है। लेकिन यहाँ से केन्या और युगांडा से ये रेखा गुजरती है, लेकिन तंजानिया से ये रेखा नहीं गुजरती है। और एशिया महाद्वीप का आपके सामने कौन सा देश आता है? इंडोनेशिया। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपके सामने ये जो रेखा है, ये रेखा कौन सी है? मकर रेखा। लेकिन जब मकर रेखा की बात करें तो ये मकर रेखा आपके सामने देखिए कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। 3 महाद्वीपों में आपका दक्षिणी अमेरिका का भाग है, उसके बाद में आपका अफ्रीका महाद्वीप का भाग है, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। देखिएगा यहाँ से आपके सामने देखिए ये जो भाग आपके सामने आ रहा है, ये भाग आपके सामने कौन से महाद्वीप का है? तो याद रखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ से देखिए आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का भाग भी है, यहाँ से आपके सामने अफ्रीका का भी है, और यहाँ से आपके सामने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भी है। यहाँ से देखिए सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से देखिए आपके सामने ये मकर रेखा गुजरती है? तो यहाँ पर आपके सामने देखिए कौन कौन से देश आएंगे? तो सबसे पहला देश है आपके सामने देखिए चिली का। कौन सा देश है? चिली का। और चिली के बाद में देखा जाए तो देश आता है आपके सामने पैराग्वे, और पैराग्वे के बाद में देखा जाए तो पैराग्वे के बाद में देश आता है आपके सामने अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बाद में देखा जाए तो अगला देश आता है आपके सामने कौन सा? ब्राज़ील। यानी यहाँ से आपके सामने दक्षिणी अमेरिका के चिली से, चिली के बाद में पैराग्वे से, पैराग्वे के बाद में अर्जेंटीना से, और अर्जेंटीना के बाद में ब्राज़ील से होकर के आपकी मकर रेखा गुजरती है। लेकिन जब आपसे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूछा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के आपके सामने देखिए कौन कौन से देशों से ये मकर रेखा गुजरेगी? तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले देश आता है नामीबिया, और नामीबिया के बाद में देखा जाए तो नाम आता है आपके सामने बोत्सवाना। यानी नामीबिया के बाद में आता है बोत्सवाना। क्योंकि देखिए आप जब यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ेंगे, जब वर्ल्ड की ज्योग्राफी अपन पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा मिलेगा इस प्रकार से। यहाँ पर इस वाले भाग की बात करें तो ये भाग आपके सामने दक्षिणी अफ्रीका का है, और ये वाला भाग आपका अफ्रीका महाद्वीप का है। लेकिन यहाँ से देखिए केवल अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की ये 2 देशों से गुजरती, एक नामीबिया और दूसरा बोत्सवाना। लेकिन दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका से भी देखिए आपकी ये मकर रेखा गुजरती है, और यहाँ से आपको देखिए 2 देश मिलेंगे, जिसमें एक का तो नाम है आपके सामने देखिए मोजाम्बिक, एक देश का नाम है आपके सामने मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद में देश आता है आपके सामने मेडागास्कर। देखिएगा मोजाम्बिक की बात करें और मेडागास्कर की बात करें तो ये 2 देश आपको मिलेंगे दक्षिणी अफ्रीका में, जहां से आपकी मकर रेखा है वो गुजरती है। और उसके बाद में जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की देखिए यहाँ से स्थिति देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के
ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है, तो वहाँ पर आपको बताना है यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। यानी आपसे ये कहा जी कि ये जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश से गुजरती है, तो वहाँ पर आपका चिली होगा, चिली के बाद में पैराग्वे होगा, पैराग्वे के बाद में अर्जेंटीना होगा, उसके बाद में ब्राज़ील होगा। लेकिन आपसे दक्षिणी अफ्रीका की बात करें और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के 2 देश होंगे, जिसमें एक देश है आपका नामीबिया, दूसरा देश है आपके सामने बोत्सवाना। उसके बाद में यदि दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका का आपके सामने मोजाम्बिक है और मोजाम्बिक के बाद में आपका मेडागास्कर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन से देश से गुजरती है ये रेखा, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। लेकिन आप लोग देखिए यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ से मैंने आपसे कहा था कि देखिए यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से आपकी ये मकर रेखा, यानी यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा आ रही है और यहाँ से मकर रेखा आ रही है। ये भूमध्य रेखा को पढ़ते हैं तो भूमध्य रेखा है ये देखिए आपकी ब्राज़ील से गुजरती है। और यहाँ से यदि मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा है वो आपके सामने ब्राज़ील से होकर के गुजरती है। तो यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से एक इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन क्या होगा कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ से आपकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों रेखा गुजरती है, तो ऐसा देश आपको कौन सा मिलेगा, तो याद रखेंगे आप ब्राज़ील होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चर्चा करते हैं इन्हीं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा की। तो ये तो आपको सारे के सारे देश याद करने हैं, आप ऐसा नहीं कि इनको रटेंगे, रटने से याद नहीं होगा, आप सीधा इस डायग्राम पर मानचित्र पर इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए यहाँ से इसी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो इनकी आपसे देखिए क्या क्या विशेषता है वो और पूछी जा सकती है। देखिएगा यहाँ से आपके सामने देखिए अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य हमेशा देखिए आपके सामने कौन सी दिशा में उदय होता है, तो आपको ध्यान रखना कि सूर्य हमेशा देखिए पूर्व दिशा में उदय होता है। अब यहाँ से देखिए इस पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की ये दिशा तो आपके सामने कौन सी है, पूर्व दिशा है, और इस वाली दिशा की बात करें तो ये दिशा आपके सामने कौन सी है, पश्चिम दिशा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके सामने देखिए ये सूर्य का भाग है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके सामने ये सूर्य का भाग है। ठीक है, यानी यहाँ से ये सूर्य, जब सूर्य की बात करें तो जैसे सूर्य उदय होता है, जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरणें हैं वो इस पृथ्वी पर पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन होगा, इनकी अपन देखिए स्थिति को प्रकट करते हैं। देखिएगा यानी जब सूर्य की बात करें कि सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उस समय क्या परिवर्तन होगा, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर गिरेगी तो उस समय क्या परिवर्तन होगा। उसके बाद में सूर्य की किरणें यदि मकर रेखा पर पड़ेगी तो उस समय देखिए क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ से बने रहिएगा। देखिए जब सूर्य की किरणों की बात करें, जब सूर्य की किरणें आपके सामने देखिए कर्क रेखा पर पड़ती है, जब सूर्य की किरणें आपके सामने देखिए कर्क रेखा पर पड़ती है तो ये कर्क रेखा पर कौन से दिन पड़ती है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं, यानी 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके सामने कर्क रेखा पर लंबवत होती है, ये कर्क रेखा पर पड़ती है। तो उस समय संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध का भाग देखिएगा, यहाँ से ये बात आपके समझने वाली है, इनको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपका मानसून वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी यहीं से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं कि 21 जून को जब सूर्य की किरणें देखिए कर्क रेखा पर पड़ती, केवल कर्क रेखा पर, तो उस समय देखिए जैसे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उस समय संपूर्ण देखिए उत्तरी गोलार्ध के भाग की बात करें, यानी यहाँ से ये पूरा का पूरा भाग 0 डिग्री से ऊपर वाला पूरा का पूरा जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध का हमने पढ़ा था। इस संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इस उत्तरी गोलार्ध के तापमान में देखिए क्या हो जाएगी, तो याद रखोगे वृद्धि हो जाएगी।
जाएगी। जैसे ही देखिए 21 जून को सूर्य की किरणें देखिए आपके सामने कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध है, संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध है, वहां पर तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यहाँ पर यदि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के तापमान में देखिए यहाँ पर क्या होगी, तो याद रखेंगे कमी होगी। जब यहाँ पर इस समय 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर गिर रही है, तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध के तापमान में वृद्धि होगी। जैसे यहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी तो यहाँ पर वायुदाब में देखिए क्या होगी, कमी होगी, यानी यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा और यहाँ का वायुदाब है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की यदि वायुदाब की बात करें तो वायुदाब यहाँ का कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ से जब सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर गिरेगी तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में तापमान है वो ज़्यादा हो जाएगा और वायुदाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध के तापमान में देखिए कमी होगी और वायुदाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन इसी समय यहाँ पर यदि दिन की बात करें तो इस समय यहाँ का देखिए दिन कैसा होगा, तो याद रखोगे बड़ा होगा। जब उत्तरी गोलार्ध का दिन बड़ा होगा तो यहाँ का दिन है, दक्षिणी गोलार्ध का दिन है वो कैसा हो जाएगा, तो याद रखेंगे मित्रों कैसा होगा, छोटा होगा। उत्तरी गोलार्ध का दिन है वो बड़ा होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का दिन है वो कैसा हो जाएगा, छोटा होगा। जब इस समय 21 जून को जैसे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर गिरी तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो रहा। जब दिन यहाँ का बड़ा होगा तो यहाँ की रात देखिए कैसी होगी, तो याद रखेंगे छोटी होगी। यानी उस समय यहाँ का दिन बड़ा होगा और यहाँ की रात वो कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन जब दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में देखिए जब दिन यहाँ पर छोटा हो रहा तो यहाँ की रात अपने आप कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये बात देखिए आप यहाँ से पढ़ते हैं तो ये आपको सारी की सारी स्थिति है वो बता देगा कि जैसे ही 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर गिरेगी तो संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में एशिया का भाग है, यहाँ से आधा अफ्रीका महाद्वीप, पूरा यूरोप महाद्वीप है, पूरा उत्तरी अमेरिका है और यहाँ का ये भाग दक्षिणी अमेरिका का है। इस पूरे भाग की बात करें तो पूरे भाग में आपके सामने तापमान ज़्यादा होगा, वायुदाब कम होगा, दिन यहाँ का बड़ा होगा और रात यहाँ की कैसी होगी, छोटी होगी। अगर आप इसे डायग्राम से यहाँ से देखिए समझ लेते हैं तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ लंबे समय तक देखिए याद कैसे होगी, क्योंकि इनका अपन प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो यहाँ से आपको देखिए ऐसे की ऐसी कंडीशन है वो दिखाई देगी। देखिएगा यहाँ पर यदि आपसे ये कहा जाए कि आप देखिए कौन से गोलार्ध में है तो आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में आप कौन से महाद्वीप में हैं तो आप बताते हैं कि अपन एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में आपके सामने देखिए यहाँ पर आपके सामने एक देश है और उस देश का नाम देखिए कौन सा है, यहाँ पर भारत। तो आप यहाँ पर भारत में हैं, यहाँ पर भारत में। लेकिन भारत में भी देखा जाए तो भारत में आपके सामने कौन सा राज्य आता है तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान। यानी एशिया महाद्वीप, एशिया में आप भारत, भारत से आप कहाँ जाएंगे, राजस्थान में आ जाएंगे। तो आप मेरे को एक चीज़ ये बताइएगा कि कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती। इससे पहले वीडियो में हमने उनकी चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पर जब भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है तो क्या मैंने वहाँ पर राजस्थान का नाम नहीं बताया क्या? वहां पर हमने राजस्थान का नाम भी लिया था कि राजस्थान से भी देखिए आपके सामने ये कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में, तो संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध का मैंने नाम बोला तो यहाँ पर पूरा एशिया महाद्वीप आया या नहीं आया, पूरा आपका भारत आया या नहीं आया, पूरा आपका राजस्थान आया या नहीं आया, आपका झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये सारे जिले राजस्थान के सारे काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस समय तापमान देखिए बढ़ेगा, वायुदाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ का दिन कैसा हो रहा है, बड़ा, और रात कैसी हो रही है, यहाँ की छोटी हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर महीना कौन सा है, ये जून का महीना चल रहा है। देखिएगा आप पूरे 12 महीनों को
देखते हैं कि कौन सा महीने में क्या होता है, कौन से महीने में क्या होता है। यानी यहाँ से अपन चर्चा करते हैं कि देखिए जनवरी आता है, जनवरी के बाद में आपका फरवरी आता है, फरवरी के बाद में आपका मार्च आता है, मार्च के बाद में आपका अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद में आपका मई आता है, मई के बाद में आपका जून, जून के बाद में आपका जुलाई, और जुलाई के बाद में आता है आपका अगस्त, और अगस्त के बाद में आता है सितंबर, और सितंबर के बाद में महीना आता है आपका अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर, और नवंबर के बाद में महीना आता है दिसंबर। 12 महीने हैं। 12 महीने से ज़्यादा आपने कभी महीने पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़ा है। अगर किसी बच्चे से भी आप ये पूछोगे कि कितने वर्ष में कितने महीने होते, तो 12 महीने होते। 12 महीनों के आप नाम जानते हैं, जनवरी से लेकर के आप दिसंबर तक। देखिए यहाँ पर जैसे आप इन हर प्रत्येक महीने की बात करते हैं तो प्रत्येक महीने से आप देखिए गुजरते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका महीना चल रहा है जून का, जून का महीना चल रहा है। लेकिन जब आप जनवरी की बात करें, फरवरी की बात करें और मार्च की बात करें, अगर अभी के अपन वर्तमान की बात करें तो अभी देखिए महीना है वो कौन सा चल रहा है, यहाँ पर आपके सामने देखिए यहाँ पर ये मई का महीना चल रहा है, ठीक है। मई का महीना चल रहा है और अभी मान लीजिए जून आने वाला है तो आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब जून के महीने में देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, अभी देखिए क्या परिवर्तन हो रहा। तो उस समय देखिए यहाँ पर तापमान देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, तापमान है वो देखिए बढ़ रहा है। और यहाँ का जब तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ का वायुदाब देखिए क्या होगा, कम होगा। यानी तापमान ज़्यादा होगा और वायुदाब क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जनवरी का महीना और फरवरी का महीना आप देखते हैं तो फरवरी और जनवरी में देखिए यहाँ पर उस समय सर्दी पड़ती है। जैसे धीरे धीरे सर्दी खत्म होती है तो मार्च का महीना, मार्च के बाद में अप्रैल का महीना, उस समय देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे तापमान में देखिए वृद्धि होने लगती है। और जैसे वृद्धि होगी तो आपका जो मई का महीना आता है उस अप्रैल मई, और इसमें देखिए आपके सामने जब तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा तो यहाँ पर जैसे जून का जो महीना होगा तो यहाँ पर आपके सामने देखिए दिन है वो कैसे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, रात है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद में अप्रैल और उसके बाद में मई, इन महीनों को निकाल दीजिए। केवल अपन जून के महीने की बात करते हैं। तो जून के महीने में अभी देखते हैं तो तापमान बढ़ रहा है, वायुदाब हो रही है, क्योंकि अभी देखिए हवा कम चल रही है। हवा कम चलेगी तो ऐसी स्थिति में आप पंखे का प्रयोग करेंगे, कूलर का प्रयोग करेंगे, एसी का प्रयोग करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि तापमान ज़्यादा है और तापमान जब ज़्यादा होगा तो गर्मी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर वायुदाब की बात करें तो वायुदाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन इस समय दिन की बात करें तो दिन देखिए आपको बड़े नजर आएंगे और रात आपको छोटी नजर आएगी। क्लियर है दोस्तों ये बात? उसके बाद में देखिए यहाँ से आपके सामने अगर स्थिति को देखते हैं, उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे अपन चर्चा करते हैं इसी सूर्य और पृथ्वी की। तो यहाँ से आपको देखिए ध्यान रखना है कि जब सूर्य की किरणें देखिए 21 जून को जब कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर क्या परिवर्तन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में अलग परिवर्तन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में अलग परिवर्तन होगा। लेकिन जैसे आप सूर्य की किरणों की बात करें तो जब सूर्य की किरणें देखिए आपके सामने देखिए यहाँ पर गिरेगी, जैसे सूर्य की किरणें देखिए यहाँ पर मकर रेखा पर गिरेगी तो उस समय देखिए परिवर्तन है वो थोड़ा अपोजिट होगा। यानी सूर्य की किरणें आपके सामने देखिए 22 दिसंबर को, सूर्य की किरणें देखिए जब 22 दिसंबर को आपके सामने मकर रेखा पर गिरती है तो ऐसी स्थिति में जैसे 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर पड़ेगी तो उस समय देखिए यहाँ पर ये पूरा भाग दक्षिणी गोलार्ध का, तो इस दक्षिणी गोलार्ध के भाग की अगर बात करें तो यहाँ के तापमान में तो देखिए क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध के तापमान में देखिए क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जब यहाँ के तापमान में वृद्धि है तो यहाँ के वायुदाब में देखिए क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब यहाँ के वायुदाब में कमी होगी तो यहाँ के वायुदाब में देखिए क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी।
जैसे ही 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर गिरेगी तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में वायुदाब कम होगा। लेकिन अगर दिन की बात करें तो इस समय यहाँ का जो दिन है वो दिन कैसा हो जाएगा, बड़ा होगा। यहाँ का जब दिन बड़ा होगा तो यहाँ की रात कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान रखिए छोटी हो जाएगी। यहाँ का दिन बड़ा होगा और रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब यहाँ का दिन बड़ा है तो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध का दिन देखिए कैसा हो जाएगा, तो याद रखेंगे छोटा हो जाएगा। जब यहाँ का दिन छोटा हो रहा है तो यहाँ की रात देखिए कैसी हो जाएगी, तो याद रखेंगे बड़ी हो जाएगी। यहाँ की रात कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब देखिएगा 22 दिसंबर को जैसे ही सूर्य की किरण मकर रेखा पर आई तो मकर रेखा पर आने के कारण संपूर्ण दक्षिणी गोलार्ध का ये वाला भाग है, इस वाले भाग के तापमान में वृद्धि होगी, वायुदाब में कमी होगी, दिन यहाँ का बड़ा होगा और रात यहाँ की छोटी होगी। लेकिन इसके अपोजिट देखिएगा, अपोजिट देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध के तापमान में कमी हो रही है, वायुदाब में वृद्धि हो रही है, दिन यहाँ का छोटा हो रहा है और रात यहाँ की बड़ी हो रही है। देखिए जून का महीना देखा जाए और यहाँ से दिसंबर का महीना देखा जाए तो जून के महीने में देखिए आपके सामने गर्मी तेज होती है, गर्मी पड़ती है, और दिसंबर के महीने में आपके सामने देखिए सर्दी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी पड़ती है। तो ये तो गर्मी के महीनों में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होगी और दिसंबर के महीने में यानी सर्दियों के मौसम में सूर्य की किरणें है वो कहाँ होगी, मकर रेखा पर होगी। तो देखिए सर्दियों के मौसम में अगर देखते हैं तो सर्दियों के मौसम में देखिए जब सूर्य की किरण यहाँ पर मकर रेखा पर हो रही हो तो भारत में देखिए क्या स्थिति रहेगी, यानी भारत में उस समय देखिए सर्दियों में तापमान कम होता है, क्योंकि जब सर्दियों में अपन देखते हैं तो अपन को तापमान है वो कम मिलता है, वायुदाब अपन को क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है, यानी हवा ज़्यादा मिलती है। सर्दियों के मौसम की बात करें तो सर्दियों में दिन है वो देखिए छोटे होते हैं, जबकि रात सर्दियों में कैसी होती है, बड़ी होती है। लेकिन गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में देखिए आपके सामने भारत की बात करें, राजस्थान की बात करें तो तापमान है वो ज़्यादा होता है, वायुदाब कम होता है, उस समय यहाँ का दिन बड़ा होता है, जबकि रात यहाँ की कैसी होती है, छोटी होती है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए जैसे ही सूर्य की बात करें, जब सूर्य की किरणें आपके सामने देखिए ना तो कर्क रेखा पर हो और ना ही मकर रेखा पर हो, लेकिन यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जब सूर्य की किरणें आपके सामने देखिए 21 मार्च और 22 सितंबर को, 23 सितंबर को, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें, जब सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को आपके सामने जब भूमध्य रेखा पर गिरती है तो ऐसी स्थिति में इस संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर इस समय आपके सामने देखिए दिन और रात है वो कैसा होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे दिन और रात है वो यहाँ का कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। यानी यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन व रात बराबर कब होता है, तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होगा, 21 मार्च को होगा और 23 सितंबर को होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। लेकिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में देखिए आपके सामने दिन बड़े होंगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन कैसे होंगे, यहाँ पर छोटे होंगे। यहाँ पर रात छोटी होगी और यहाँ पर रात वो कैसी हो जाएगी, उस समय बड़ी रहेगी। तो ऐसी स्थिति आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ से आपके सामने देखिए मैंने कहा कि ये सारी की सारी 181 अक्षांश रेखा अपन देखिए पढ़ के आ रहे हैं, 181 अक्षांश रेखाओं को पढ़ करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। इस एशिया महाद्वीप का हिस्सा देखिए यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में भी है इसका कुछ हिस्सा, और बाकी भाग वो पूरा का पूरा कहाँ पर है, तो याद रखेंगे आपके सामने कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ से ये कहा जी कि अक्षांशीय दृष्टि की बात करें तो अक्षांशीय दृष्टि से एशिया महाद्वीप ये कौन से गोलार्ध में है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में ये कहा जी कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत ये कौन से गोलार्ध में है, तो आपको ध्यान रखना है ये उत्तरी गोलार्ध में। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान है ये अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में होगा, आपके सामने उत्तरी गोलार्ध में।
क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में देखिए अपन पहले देशांतर रेखाओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि जब अक्षांश